स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। और आज हम अपनी टूल किट ऑफ एजुकेशन में कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट यानी कि कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्वेश्चंस कब शुरू होंगे, तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम चर्चा करते रहेंगे प्रश्नों पर। जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने मोस्टली उठाए हैं जो भी एग्जाम पुराने हैं उससे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो होने चाहिए हमारे क्विजेस में। तो लाइव क्लास तो होती रहती है वीकली, या 4 या 5 दिन हो ही जाती है। तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। और उस लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, किस तरीके से आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसके लिए टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है। उसमें से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें पहले ही से ही मैं डाल देता हूँ कि किस समय लाइव क्लास होगी। ओके। फिलहाल अभी जो है हम एक 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का एक राउंड अप ले रहे हैं। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और भी जो सुपर टेट वगैरह होते हैं, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उसमें मैंने इसमें रखा है। तो सभी के लिए, जो भी एजुकेशन पर्पज से लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के क्विज़ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। और उसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है, और इसका जो ड्राफ्ट बना है वो किसकी अध्यक्षता में जो है बना है, जो पैनल बना है वो किसकी अध्यक्षता में बना है। देखिए, इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों रखे हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, दोनों में लेके चलना चाहिए क्वेश्चंस को। तो फिलहाल आपके सामने 4 ऑप्शन है, और उम्मीद है बहुत सरल प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आंसर की तरफ, और आंसर है इसका के कस्तूरी रंगन। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की अध्यक्षता में ये पैनल बनाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभी लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन बन गई है। लागू क्या है, जब से कोरोना आया है तब से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो पूरी तरीके से अभी लागू होने में इसमें टाइम लगेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थियों और अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा। मतलब जो विद्यार्थियों और अध्यापक का आवश्यक अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए। अब अनुपात का मतलब टीचर तो एक ही रहेगा, एक टीचर के सामने कितने जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं वो होने चाहिए। तो 30, 40, 45 या 50। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको 2009 जो आरटी एक्ट है वो अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सही आंसर इसका फिलहाल है बी, 40। ठीक है। तो 40 स्टूडेंट होने चाहिए। 1:40 आप कह सकते हैं, या छात्र पहले लिखे हुए हैं तो 40 जो है वो आपके छात्र हो जाएंगे और एक अध्यापक हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है लिखा हुआ है, इस चीज पे ज्यादा फोकस रखा करिए। नॉट करेक्ट, है ना। हमने क्वेश्चन देखा, सही नहीं है पे फोकस अगर नहीं गया आपका, तो फिर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न आपके जैसे आपने देखा, अरे तो मनोवृत्ति से संबंधित है, सही कर। तो नहीं, सही नहीं है का मतलब सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो मनोवृत्तियों के विकास पे शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं, या भावनात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सही आंसर आपका है बी, मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती हैं, इसीलिए ये जो है गलत है। और गलत है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न है ये। तो इनमें से कौन 2005 एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। फिर से नहीं है, फोकस रख करिएगा आप। 4 ऑप्शन है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। ये मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है एनसीएफ 2005
5 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण में इंटर्नशिप की अवधारणा का क्या मतलब होता है? ये मैंने लाइव क्लास में भी क्वेश्चन रखा था अपने, तो जो लोग लाइव क्लास से जुड़ जाते हैं उनको ये क्वेश्चन याद होगा। तो छात्राध्यापक अकेले कुछ पाठों का अभ्यास कराता है। छात्राध्यापकों को विद्यालय के निर्देशन में एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करना होता है। छात्राध्यापक द्वारा केवल अनुभवी शिक्षकों के अध्यापन को देखना होता है। या छात्राध्यापक स्कूल में नियुक्त होने के लिए कुछ मॉडल पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें सही जो भी है आपको बताना है। फिलहाल छात्राध्यापक का मतलब है जो लोग ट्रेनी हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बीएड के कॉलेजेस में, डीएलएड के कॉलेजेस में, या किसी प्रकार की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो छात्राध्यापक यानी कि स्टूडेंट टीचर कहलाते हैं। सही इसमें आंसर है, छात्राध्यापक को विद्यालय के निर्देशन में एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करना होता है। यही इंटर्नशिप की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है? विच स्टेज डज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग टेक प्लेस? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था या औपचारिक। पियाजे के चारों इसमें लिखे हुए हैं। जो भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, पियाजे ने 4 सिद्धांत बताए हैं अपने संज्ञानात्मक अवस्था में। तो इसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक यानी कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग का लेवल है, वो किस में आना शुरू हो जाता है? देखिए, एक क्लासिफिकेशन शब्द सुना है आपने, वर्गीकरण, कि बच्चा वर्गीकरण करना कब सीख जाता है। तो वर्गीकरण का मतलब कहीं ना कहीं आगमनात्मक और निगमनात्मक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आगमनात्मक और निगमनात्मक चीजें होती हैं, जो भी चीजें इसमें हैं, वो मूर्त सक्रिय अवस्था में शुरू हो जाती हैं। और मूर्त सक्रिय अवस्था आप लोग जानते हैं, जब बच्चा दो चीजों में वेरिएशन करना जान जाता है कि ये क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। मान लीजिए आपको क्लासिफिकेशन करना है कि सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, फल कौन कौन, तो फ्रूट और जो सब्जी है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन से जुड़ जाती है। तो ये हो गई मूर्त सक्रिय अवस्था, टेंजिबल ऑपरेशन स्टेट। बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है। कोई चीज छुपी हुई है और आप बच्चे से कहते हैं कि देखो वो गायब हो गई, देखो वो कोई कबूतर ले गया, कौवा ले गया। इस तरीके से छोटे बच्चों को जो है उलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, आपने कोई चीज छुपा ली है, अपने पीछे रख ली है, किसी कमरे में रख दी है। इस तरीके से आप दिखा देते हो। तो वो चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि वो आ जाती है वस्तु स्थायित्व में। अगर आपको वस्तु स्थायित्व आपने लगाया है यहाँ पे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आपके लिए मैं एक क्वेश्चन फिर से रख देता हूँ। ये जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने बताया है कि वस्तु स्थायित्व जो है बहुत आवश्यक है, और शुरुआत में यहीं से कहीं ना कहीं बच्चा सीख जाता है। तो वस्तु स्थायित्व जो 4 स्टेजेस हैं, वो किस स्टेज में आना शुरू हो जाती है, या किस स्टेज में वस्तु स्थायित्व सबसे प्रबल होता है बच्चे के अंदर, ये आपको बताना है। आपके लिए इन जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो हमेशा ऑन रहता है, आप किसी भी समय बता सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे के किस स्टेज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पाकहस्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति प्रदान की थी? ये भी मैंने लाइव क्लास में बताया था क्वेश्चन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे हेलन पार्कहस्ट जो थी, उन्होंने एक मेथड बताया था जिसको हम कहते हैं डाल्टन मेथड। और ये एक असाइनमेंट मेथड होता है, जैसे कि आप लोग अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं। मोस्टली जो भी ट्रेनिंग पर्पज है या कोई भी आप किसी भी क्लास में, तो आपको किसी न किसी टॉपिक पे असाइनमेंट दे दिया जाता है, और उसी असाइनमेंट को आप अपने इंटरेस्ट के साथ बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, बुक से कलेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डाल्टन मेथड है, और वो एलन पार्कहर्स्ट ने बनाया था, और उनकी ये शिक्षा पद्धति है। उम्मीद है वो आपके लिए सरल था। और फिलहाल इसमें ए ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच, रक्षा कवच का मतलब हो जाएगा डिफेंस शील्ड भी कह सकते हैं, और इसको रक्षात्मक युक्तियां भी कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। फ्रायड ने काफी कुछ बताया है इसके बारे में। तो
अगर एक बच्चा है अध्यापक की डांट सुनकर घर आ गया और फिर वही जो डांट उसके अंदर भरी हुई है वो क्या करता है, अपने छोटे भाई पे निकाल देता है। या कोई व्यक्ति है, वो कंपनी ऑफिस जाता है और वो अपनी बच्चों पे बॉस का गुस्सा निकाल देता है घर आकर, तो ये भी एक प्रकार से रक्षात्मक युक्ति होती है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति है वो आपको बताना है। मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। सही आंसर है विस्थापन, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी रक्षात्मक युक्ति है जिसमें किसी चीज का गुस्सा हम दूसरे पे उतार देते हैं, वही विस्थापन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि होती है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि का यह सिद्धांत, ठीक है। मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो और अच्छी बात है। सही आंसर है थर्स्टन, जिन्होंने आपको बताया कि कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। और शायद आपने उनका जो सिद्धांत है वो पढ़ा हो, समूह कारक के नाम से जाना जाता है, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें थर्स्टन ने बताया कि कई बुद्धियां जो है प्रभावित करती हैं। और जब आप कई क्षेत्रों में जुड़ते हैं और कई क्षेत्र से और जुड़ जाते हैं, तो वो जो स्थिति बनती है उससे आप निपटते कैसे हैं, वो हो जाती है समूह कारक बुद्धि। उसमें कई प्रकार की बुद्धियां, 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। तो थर्स्टन ने ये बताया था, और अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में विभाजित का मतलब ये नहीं अलग अलग रख दिया गया काट कूट के, नहीं। विभाजित का मतलब सोचने की जो प्रक्रिया है, समझने की जो प्रक्रिया है, वो 2 भागों में विभाजित कर दी गई है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। मतलब एक तरफ आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर से अपने आप से बातें करने लगते हैं। आप कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद से बात करते हैं। मैंने इतना बता दिया है, मुझे लगता है आप आराम से, अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें आप आंसर दे देंगे, है ना? तो जाहिर सी बात है आपने भी ए ऑप्शन ही चुना होगा। अंतर्दर्शन, इनर विजन जो है वो यहाँ पे सही है, और अगर आपने ए ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही हो जाता है। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का परिवर्धित प्रारूप क्या है? सो 4 ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन आपको हल करवाया था, और ये आपको सही आंसर की तरफ मैं ले चलता हूँ। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो एक प्रकार की सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है। और जो माइक्रो टीचिंग होती है, आपको पता होता है ना, अलग अलग छोटे छोटे स्किल हमें सीखने होते हैं, और वो छोटे छोटे स्किल ही हमारी एक कंप्लीट टीचिंग बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही। डी एनिमा किसकी रचना है? तो डी एनिमा जो है ये एक बुक है, और ये जो बुक है ये मैं आपको बता दूं, लैटिन लैंग्वेज, जिसको हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं, उससे संबंधित है। और उसका मतलब होता है ऑन द सोल, ठीक है। उसका मतलब हुआ आत्मा के ऊपर या आत्मा पर, मतलब आत्मा पर जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो बात। और आप जानते हो जो मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था वो आत्मा के ज्ञान या आत्मा के विज्ञान से ही शुरू हुआ था। अगर आपने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा आपको, और आप देख सकते हैं उसको। तो अरस्तु यहाँ पे सही आंसर है। डी एनिमा एक बुक है जो कि अरस्तु ने लिखी है, और उसका इंग्लिश में नाम है ऑन द सोल। तो कभी ऑन द सोल भी लिखा हो तो ये आप समझ लीजिएगा कि वही बुक बताई जा रही है अरस्तु की, ठीक है। क्योंकि जब आप गूगल करेंगे तो ज्यादातर ऑन द सॉल के नाम से फेमस है। डे एनिमा इसकी जो मूलभूत रचना करी थी अरस्तु ने अपनी लैंग्वेज में, तो वो लैटिन लैंग्वेज में मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब जो उसने पहले सीखा था अपनी लाइफ में, और जब उसे नई कुछ चीजें मिलती हैं सीखने के लिए, तो वो वही प्रतिक्रिया करने का प्रयास करता है जो उसने पहले सीखी थी, है ना? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? चारों ऑप्शन यहाँ पे थार्नडाइक के जो नियम है उससे संबंधित है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका कहीं ना कहीं, अगर आपने थार्नडाइक का नियम पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो ये मैं सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूँ। सीखने के प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यहाँ पर सही आंसर है।
और इस इफेक्ट के रूल में बताया गया है कि बच्चे पर एक चीज का कितना प्रभाव पड़ सकता है, मतलब उसने जो सीखा है वो कितना प्रभावकारी हो सकता है उसके लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज्यादा अगर मैं समझाने लगूंगा किसी क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए चार ऑप्शन हैं आपके पास, और इसमें मैं आपको सीधे सही आंसर पे ले चलता हूं। सही आंसर है AIITI, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अभी बने नहीं है संस्थान, लेकिन जल्दी ही बनाए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। हाँ, तो खूब बड़ा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी तो होगी जो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यचर्या हो ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान, पाठ्यचर्या का मतलब करिकुलम। तो पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पे बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने के लिए प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटते और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। और इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। मुझे तो इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पेपर से उठाया है। इसलिए इसको अच्छे से वीडियो को पॉज कर लिया करिए कभी कभी, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, क्योंकि मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मुझे तो बताना ही है आपको क्वेश्चन और सारे आंसर। तो इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। मैं चलता हूँ आपको सीधे आंसर की तरफ ले चलता हूँ, और उसका सही आंसर होगा बी, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है। अगर आपने और कोई चूज किया है तो वो हो सकता है सही हो, लेकिन जो बेस्ट आंसर है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो नहीं पूछते सही क्या है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा सही क्या है। चाहे आपने सीटेट दिया हो, चाहे आपने नेट दिया हो, उसमें बेस्ट आंसर आपको चूज करना होता है। ये एक नई परंपरा पड़ गई है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपका ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, किस चीज पे बल दिया जा रहा है, ये चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसी तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैकडूगल को तो आप जानते हैं, संवेगों के जो, जिन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, और जिन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया किस तरीके से मूल प्रवृत्तियां संवेगों से जुड़ी होती हैं। तो मैकडूगल को सब जानते हैं, लेकिन मैकडूगल व्यवहारवादी थे। और वो मैकडूगल कहीं ना कहीं, जो लोग व्यवहारवादी थे, उन्होंने किस परंपरा का विरोध किया था? उन्होंने विरोध किया था जो लोग चेतनावादी थे उनका। जैसे मान लीजिए विलियम वुंट क्या थे? चेतनावादी थे। तो चेतनावाद का विरोध होगा तभी तो अगली जो है परंपरा आएगी, अगला संप्रदाय आएगा। तो वो कौन सा आया? व्यवहारवाद आया, जिसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बिहेवियर को पसंद करते थे, बिहेवियर की साइकोलॉजी को मानते थे, वो कह रहे थे कि चेतना जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है साइकोलॉजी के लिए। हो सकता है कुछ पॉइंट उसके मैच करते हैं, इसीलिए उन्होंने डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चेतना शब्द की आलोचना की थी। चेतना से संबंधित जो भी संप्रदाय है या जो भी उसके टर्म होते हैं, उसका इन्होंने विरोध किया था अपनी बुक में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाते हैं कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो वो भी मैकडूगल की बुक है। बात करते हैं जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान नाम क्या है? तो ये तो सबको पता है कि लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, सभी को अच्छे से याद होता है, लेकिन आज उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। उसका सही नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जिसको 1953 में इसका नाम लिप्जिग विश्वविद्यालय से कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। देखिए, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया, ये हमारे भारत में भी खूब सारे देखने को मिलता है कि जैसे कोई विश्वविद्यालय है, उसका नाम चेंज करके आपको दिखा जाएगा किसी महापुरुष के नाम पे या किसी नेता के नाम पे या किसी वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया जाता है। तो लिप्जिग एक जगह है, ठीक है, लिप्जिग एक सिटी है, उसी के नाम पे वो विश्वविद्यालय था और उसका नाम बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NUEPA यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मैं आपको सीधे बता दूं, बहुत सरल सा प्रश्न है ये तो। नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है नूपा का ऑफिस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे है, इनबॉक्स में बता दीजिएगा, जो एनसीईआरटी है इसका मुख्यालय कहाँ है? मैं कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी अगर के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको तैयारी करने में बहुत अभी टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है वो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? मैस्लो मतलब कभी कभी क्वेश्चन इतने सरल हो जाते हैं कि लगता है कि अरे मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ नहीं आता हमें, बहुत कुछ तैयार करना है और बहुत कुछ तैयार है। फिलहाल मैस्लो का सिद्धांत बहुत सरल सा प्रश्न है, सी ऑप्शन सही है, आवश्यकताओं पर आधारित है। और फिलहाल हमारा ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। लाइव क्लास अ, कभी एक दो दिन हो सकता है वीक में इधर उधर हो जाए, लेकिन मोस्टली अब चलती रहेंगी। टाइमिंग आपको अप डाउन हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आपको ग्रुप पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें सिर्फ मैं लाइव क्लास का जो है डाल देता हूँ कि किस टाइम होगी, और आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, जुड़े रहिएगा सब लाइव क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।